जलियांवाला बाग देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैक्सटन हॉल, वेस्टमिंस्टर, लंदन, इंग्लैंड। वही कैक्सटन हॉल जहां विंस्टन चर्चिल ने सभाओं को संबोधित किया था। वही कैक्सटन हॉल जहां ब्रिटिश स्क्रीन स्टार एलिजाबेथ टेलर की शादी इंग्लिश स्टार माइकल विल्डिंग के साथ हुई थी। वही कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन माइकल ओ'ड्वायर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। सामने उपस्थित भीड़ में कोई शख्स वह मीटिंग समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, 2 गोलियां चली। एक गोली माइकल ओ'ड्वायर के सीने को भेद कर अपना काम कर चुकी थी, वही दूसरी गोली बगल में खड़े कुछ दूसरे अंग्रेजों को जख्मी करने में सफल हुई थी। माइकल ओ'ड्वायर ने उसी समय अपना देह त्याग दिया। गोली चलाने वाले उस शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया गया। यह शख्स अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बता रहा था। राम एक हिंदू नाम, मोहम्मद एक मुसलमान, सिंह एक सिख और आजाद यानी कि आजादी, फ्रीडम। जब उस शख्स को कोर्ट में पेश किया गया तब उनके बयान का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उनसे घृणा थी। वो इसी के पात्र थे। मैं कोई समाज या कहीं और से नहीं आया हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। वैसे भी मरने के लिए बूढ़े होने का इंतजार करने में क्या ही फायदा। सिर्फ एक ही, मैंने सोचा था कि कुछ और मार पाऊंगा। और 1 अप्रैल 1940 के दिन गोली चलाने वाले शख्स जिनका असली नाम उधम सिंह था, उन्हें माइकल ओ'ड्वायर के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का इंतजार करते हुए उधम सिंह जी 42 दिन के भूख हड़ताल पे रहे। अंग्रेजों पर उन्हें जबरदस्ती खिलाने की नौबत आ पड़ी थी, क्योंकि जिसे कुछ दिनों बाद फांसी देकर मारना था, उसे वे आज भूखमारी की वजह से कैसे मरने देते। आखिर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जी को पेंटनविल जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। शहीद आजम सरदार उधम सिंह, जिनके नाम पर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर नामक एक जिला है, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए आखिर किस बात का बदला लिया था उधम सिंह ने। मैं रुपेश भरकर आज आप सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड और शहीद आजम सरदार उधम सिंह के बलिदान की कुछ वास्तविकताओं से रूबरू करवा रहा हूं। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीयों को पूछे बिना ही ब्रिटेन ने अपनी तरफ से भारत को जंग में शामिल कर लिया था। कांग्रेस ने यह मान लिया था कि भारत की इस मदद के बदले में ब्रिटेन भारत को स्वराज का अधिकार देगा। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने देश भर में होम रूल यानी कि स्वराज की मांग में प्रदर्शन भी किए। पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब भारत को यह उम्मीद थी कि भारत के इस दरिया दिली का कर्ज युद्ध में जीता हुआ ब्रिटेन जरूर उतारेगा। लेकिन बदले में भारत को मिले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि स्वराज बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि स्वराज के नाम पे भारतीयों के साथ किया हुआ एक धोखा था। और उसके साथ ही मिला रोलैक्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा था। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह की घोषणा भी कर दी थी। उस वक्त माइकल ओ'ड्वायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश न देने का निर्णय लिया और गांधी जी को बर्मा देश भेजने का सुझाव भी ब्रिटिश सरकार को दिया। लेकिन उस वक्त ऐसा करना ब्रिटिश सरकार ने ठीक नहीं समझा। उसी दौरान डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पंजाब के प्रमुख नेताओं में से थे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी। 9 अप्रैल 1919 पंजाब राम नवमी का त्यौहार मना रहा था।
माइकल ओड्वायर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। 10 तारीख की सुबह इरविंग ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अपने घर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में जब लोग घर के बाहर निकले तो उन पर गोलियां बरसाई गई। कई लोग जख्मी हुए तो कईयों ने अपनी जानें भी गंवाई। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार। पंजाब की भूमि से जब रबी की फसल निकलकर तैयार होती है तब यह पर्व मनाया जाता है। जलियांवाला बाग में बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए लोग जमा होने लगे। बैसाखी के साथ ही 10 अप्रैल को की गई गोलीबारी और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध भी किए जाने की आशंकाएं थी। जब यह खबर ब्रिगेडियर जनरल डायर तक पहुंची तो वे 50 सैनिकों की फौज के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गए। जलियांवाला बाग में आने जाने का एक प्रमुख द्वार है जिस पे जनरल डायर ने अपनी सेना खड़ी कर दी और अंदर की भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सैनिकों ने अपनी .303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल से गोलियां तब तक चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। 10-15 मिनट तक चली इस गोलीबारी में 1650 राउंड्स फायर किए गए थे। जलियांवाला बाग में उस दिन कितने लोग उपस्थित थे और कितने मारे गए इसका सही अनुमान आज तक नहीं लगाया गया है। ब्रिटिश आंकड़ों को अगर माने तो 300 लोग मारे गए और अगर कांग्रेस और अन्य जांचकर्ताओं की बात माने तो कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन इस कृत्य की दरिंदगी समझने के लिए यह बात काफी है कि गोलियां कुछ यूं बरस रही थी कि उनसे बचने के लिए लोगों को वहां उपस्थित एक कुएं में कूदना पड़ा और वो कुआं अंत में लाशों के ढेर से भर चुका था। ताज्जुब तो इस बात का है कि जनरल डायर ने घायल और जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाना तो दूर, उसने लोगों को अस्पताल ले जाना अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझा। इस कत्ले आम का पछतावा तो दूर, उसने इस कत्ले आम को गलती तक मानने से मना कर दिया। जब 25 अगस्त 1919 को डायर ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे रहे उसके इरादे साफ हो गए। डायर ने रिपोर्ट में कहा कि उसने गोलियां चलवाई और तब तक चलवाई जब तक भीड़ तितर बितर नहीं हो गई। अगर मेरे पास और सेना होती तो मरने वालों की तादाद और बहुत ज्यादा होती। यह था जनरल डायर का बयान। लेकिन हो सकता है कि जनरल डायर एक क्रूर व्यक्ति था और ब्रिटिश सरकार का कभी कोई ऐसा इरादा ना रहा हो। लेकिन उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओड्वायर के बयान ने इस बात पर से भी पर्दा उठा दिया। उन्होंने जनरल डायर के इस कृत्य का समर्थन करके निहत्थे और शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए लोगों पर गोलियां बरसाना सही मान लिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ भी घोषित कर दिया। इस मार्शल लॉ के तहत जो अत्याचार और जुल्म पंजाब के लोगों को सहने पड़े उस पर तो एक अलग किताब छप सकती है। यही माइकल ओड्वायर का कत्ल उधम सिंह जी ने लंदन के कैक्सन हॉल में 21 सालों के बाद 1940 में किया था, क्योंकि तब तक जनरल डायर 1927 में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अगर जनरल डायर के बाद कोई जिम्मेदार था तो वो था उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओड्वायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कृत्य कोई भी सभ्य शासक के लिए घोर अपराध है, लेकिन आज तक ब्रिटेन ने इस अपराध के लिए ना ही अपने किसी अधिकारी को दंडित किया है, ना ही भारत सरकार से कोई माफी मांगी है। रडियार्ड किपलिंग नामक प्रख्यात लेखक ने डायर के समर्थन करते हुए कहा था कि डायर ने अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे भूल गए अंग्रेज कि ये वही पंजाब है जिसने ब्रिटेन को पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लाखों फौजी दिए थे। कैसे भूल गए अंग्रेज कि ये वही किसान हैं जिनसे वसूले गए कर की बदौलत डायर और डायर जैसे हजारों अफसरों की तनख्वाह आती थी। कैसे भूल गए अंग्रेज कि ये वही ग्राहक है जो मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों के बने कपड़े खरीद कर ब्रिटेन की तिजोरियां भरते हैं। कैसे भूल गए अंग्रेज कि ये देश इन्हीं लोगों का है जिन पर वो गोलियां चला रहे थे। कैसे भूल गए अंग्रेज कि भारत का शासक होने के नाते भारत के लोगों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, सरेआम उन पे गोलियां चलाना नहीं। कैसे भूल गए अंग्रेज कि उन्होंने कभी भारत के लोगों को और भारत को असभ्य बताकर सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। और कैसे भूल गए अंग्रेज कि अपराध करने पर दंड दिया जाता है और माफी भी मांगी जाती है, क्योंकि अपराध के उपरांत दंड देना और माफी मांगना ही सभ्यता का उच्चतम लक्षण है। धन्यवाद।